डीएनए स्ट्रक्चर। डीएनए स्ट्रक्चर में हम वॉटसन एंड क्रिक का डबल हेलिकल मॉडल समझने वाले हैं। वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में एक मॉडल दिया था डीएनए का, जिसको बोलते हैं डबल हेलिकल मॉडल। वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है और जो हमारा एक्चुअल डीएनए होता है वो भी लगभग इसी तरह का दिखाई पड़ता है, तो हम यही वाला मॉडल समझने वाले हैं। अच्छा, डीएनए की जो डिस्कवरी हुई थी, हमने पढ़ा था फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक एसिड या फिर न्यूक्लियर मटेरियल का डिस्कवरी कब किया था? 1869 में उन्होंने न्यूक्लियर मटेरियल को डिस्कवर किया था। और डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कवर करने में, डीएनए का स्ट्रक्चर डिसिफर करने में, पता करने में हमें कितना साल लग गया? लगभग 100 साल का डिफरेंस है। यहाँ पर ध्यान से देखो, लगभग कितने का डिफरेंस है? 100 साल का। अब इतना बड़ा डिफरेंस डीएनए के स्ट्रक्चर को ढूंढने में क्यों आया? इसका मेन रीज़न है डीएनए का साइज। जो डीएनए का साइज होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। जैसे अगर हम अपने सेल की बात करें, ह्यूमन डिप्लॉयड सेल की बात करें, तो हमारे डिप्लॉयड सेल में डीएनए अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर का होता है। इतने बड़े मॉलिक्यूल को आइसोलेट करना इंटैक्ट फॉर्म में, जैसा वो सेल में पाया जाता है उसी फॉर्म में आइसोलेट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क था। तो ये जो 100 साल का गैप है, इतना बड़ा जो गैप है, इसका जो मेन रीज़न क्या है? वेरी लार्ज साइज ऑफ डीएनए। डीएनए का जो साइज़ होता है वो बहुत ही बड़ा होता है और बड़े होने की वजह से उसको इंटैक्ट आइसोलेट करना बहुत मुश्किल था। उसका इंटैक्ट आइसोलेशन, इंटैक्ट मतलब जैसा वो सेल में पाया जाता है, लेशन वेरी डिफिकल्ट। ठीक है। फिर बाद में हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट के बेसिस पे, ये जो वॉटसन एंड क्रिक है, इन्होंने जो रिजल्ट प्रपोज किया है, ये जो मॉडल प्रपोज किया है, ये एक्चुअल में कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने, जिनके काम के रिजल्ट को, जिनके एक्सपेरिमेंट को इस्तेमाल करके इन्होंने ये मॉडल प्रपोज किया था। इसमें से 2 वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिसके बेसिस पे ये मॉडल इन्होंने प्रपोज किया था। ठीक है, तो पहले हम वो एक्सपेरिमेंट्स पढ़ते हैं, उन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं जिन्होंने अर्ली एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिससे हम डीएनए मॉडल की तरफ पहुंच पाए। पहला उसमें वर्क आता है मॉरिस विल्किन एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन का। 2 साइंटिस्ट हैं, मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन। इन दोनों ने दुनिया की पहली डीएनए इमेज जनरेट की थी। डीएनए की सबसे पहली इमेज, फर्स्ट डीएनए इमेज। अब डीएनए की इमेज या फिर फोटो कैसे जनरेट करोगे आप? भाई नॉर्मल मेथड से हमारी नॉर्मल ऐसे फोटोज़ की नहीं कैप्चर की जा सकती। उसके लिए एक मेथड होता है। किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अगर हमें पढ़ना होता है तो उसके लिए एक टेक्निक होती है XRD टेक्निक, एक्स रे डिफ्रैक्शन टेक्निक। इसका पूरा नाम होता है एक्स रे डिफ्रैक्शन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, जिस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ना होता है उसको एक क्रिस्टल बना लेते हैं। जैसे हमें डीएनए यहाँ पे पढ़ना है तो हमने डीएनए का क्या बना लिया? एक क्रिस्टल। अब इस क्रिस्टल के ऊपर में हम एक एक्स रे सोर्स से, यहाँ पे हमारे पास में एक्स रे सोर्स होता है और इस एक्स रे सोर्स से एक्स रे बीम इसके ऊपर में फॉल कराते हैं, एक्स रे इसके ऊपर फॉल कराते हैं। जब ये क्रिस्टल के ऊपर में, इस मॉलिक्यूल के ऊपर में एक्स रे फॉल करेगी तो ये डिफ्रैक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर डिटेक्शन प्लेट होगी जिसपे एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बन जाएगा। इस प्लेट के ऊपर में डिफ्रैक्शन पैटर्न बन जाएगा एक्स रेज का, और इसी डिफ्रैक्शन पैटर्न को हम क्या बोलेंगे? इमेज। इसी एक्स रे डिफ्रैक्शन पैटर्न जो हमें डिटेक्शन प्लेट पे मिल रही है, डिटेक्टर पे मिल रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसका इमेज। इस तरह से XRD मेथड का इस्तेमाल करके इन्होंने डीएनए की पहली इमेज जनरेट की। ये जो डीएनए की पहली इमेज जनरेट की, उसमें डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल समझ में आया इनको। डीएनए कितने हेलिक्स से बना हुआ है? डबल हेलिकल नेचर का है। 2 हेलिक्स एक साथ वहाँ पे मूव कर रहे थे, तो इन्होंने डबल हेलिकल नेचर डीएनए का यहाँ से ही पता लगा। ये पहला एक्सपेरिमेंट और काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। डबल हेलिकल मॉडल इसी एक्सपेरिमेंट पे मेनली बेस्ड है। इसके साथ एक और एक्सपेरिमेंट है जिसको बोलते हैं चारगाफ्स
रूल। ये दूसरे साइंटिस्ट हैं चारगाफ, जिन्होंने एक पर्टिकुलर रूल प्रपोज किया है जिसको हम चारगाफ, उन्हीं के नाम पे बोलते हैं चारगाफ्स रूल। चारगाफ रूल बेसिकली कुछ रेशोज हैं, कुछ स्पेसिफिक रेशोज हैं बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जब भी हम किसी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को उठाते हैं और उसमें न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि ATGC, ये 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इन चारों के बीच में इनके नंबर को लेकर के बहुत ही स्पेसिफिक रेशोज मिलते हैं हमें। यही चारगाफ रेशो की फॉर्म में फेमस है। इसमें से चारगाफ ने 2 इंपॉर्टेंट रेशो दिए। पहला रेशो है कि प्यूरीन और पायरिमिडीन, किसी भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को आप उठा लोगे और उसमें न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर ध्यान से देखोगे तो प्यूरीन का नंबर और पायरिमिडीन का नंबर हमेशा बराबर आता है, उसका रेशो हमेशा 1 आता है। ऑलवेज, कोई सा भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उठा करके देख लो, आपको इसके अलावा कुछ और नहीं मिल सकता। प्यूरीन और पायरिमिडीन हमेशा 1 रेशो में ही मिलने वाले हैं। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में प्यूरीन हमेशा किसके बराबर होता है? पायरिमिडीन। प्यूरीन किसके बराबर होता है? हमेशा पायरिमिडीन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है जिसको डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉडल प्रपोज करने में यूज़ किया गया था। तो ये रेशो जो है ये हमारे लिए डीएनए मॉडल को पढ़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रेशो। वैसे इन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट रेशो दिया है, लेकिन वो डीएनए मॉडल को पढ़ने में इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो अदरवाइज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं AT/GC रेशो, जिसको हम ATGC रेशो भी बोलते हैं। किसी भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में अगर हम ATGC रेशो निकालें, इस तरह का रेशो निकालें, तो वो एक स्पेसिफिक वैल्यू आएगी, इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू आएगी फॉर अ गिवन स्पीसीज। हर स्पीसीज के लिए, अलग अलग स्पीसीज के लिए डिफरेंट वैल्यू आएगी। ह्यूमंस के लिए अलग वैल्यू आएगी, कोई अलग स्पीसीज है, कोई बैक्टीरिया है तो उसके लिए अलग स्पीसीज आएगी, सबके लिए अलग अलग आती है। उसमें भी अगर इस रेशो को बात करें तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में एक बहुत मेजर डिफरेंस दिखाई पड़ता है। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, और यूकैरियोट्स की बात करें, तो इनके बीच में इस रेशो को लेके काफ़ी मेजर डिफरेंस दिखाई पड़ता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर में ये रेशो कैसा आता है? <1, 1 से छोटा आता है हमेशा। छोटा अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग आ सकता है, लेकिन हमेशा 1 से छोटा आएगा। यूकैरियोट्स में उल्टा हो जाता है, यहाँ पे मोर देन वन। अलग अलग स्पीसीज में एक से ज़्यादा भी डिफरेंट टाइप का हो सकता है, 1.2, 1.3, 1.4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन यूकैरियोट्स है तो 1 से ज़्यादा रहता है। अब <1 कब होगा? जब डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा, मतलब इनका जो प्रोकैरियोट्स का डीएनए है वो GC रिच डीएनए होता है और यूकैरियोट्स का डीएनए AT रिच डीएनए होता है। कैसा होता है? AT रिच डीएनए। ये चीज़ें हम आगे समझाएंगे भी एक बार, जब हम डबल हेलिकल मॉडल कंप्लीट कर लेंगे तो ये बताएंगे कि प्रोकैरियोट्स में GC रिच डीएनए क्यों होता है और यूकैरियोट्स में AT रिच डीएनए क्यों मिलता है। लेकिन जो मेन हमारा रेशियो आपको याद रखना है डीएनए मॉडल के लिए, अभी के लिए, वो ये वाला मॉडल है, क्योंकि इसी को वॉटसन एंड क्रिक ने इस्तेमाल किया था। अब हमने दोनों एक्सपेरिमेंट पढ़ लिए, दोनों के रिजल्ट पढ़ लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं डबल हेलिकल डीएनए मॉडल। तो डीएनए जो डबल हेलिकल मॉडल है वॉटसन एंड क्रिक के, उसके क्या पॉइंट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और पॉइंट्स ऑफ डबल हेलिकल डीएनए मॉडल। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने बताया था कि डीएनए जो है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर के बना है। वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से नहीं बना है, वो 2 चेन्स का मिला जुला कॉम्बिनेशन होता है। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। जो दोनों चेन्स हैं वो एंटी पैरेलल नेचर की हैं, एंटी पैरेलल नेचर की। अब इसका क्या मतलब होता है भाई? डीएनए के अंदर में आपको पता होगा कि कोई भी डीएनए चेन जो होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, वो पोलैरिटी शो करती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी शो करती है। तो जो दोनों चेन्स हैं उनकी पोलैरिटी अपोजिट है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम और इधर इस तरफ से 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो दोनों चेन्स आपस में एंटी पैरेलल नेचर की होंगी।
जो दोनों चेन्स होती हैं उनकी बैकबोन कौन बनाता है? किसी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बैकबोन कौन बनाता है? शुगर प्लस फॉस्फेट। भाई शुगर और फॉस्फेट मिलके क्या बनाते हैं? बैकबोन। और अगर हम नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो नाइट्रोजनस बेस इस बैकबोन से प्रोजेक्ट हो रहा होता है टुवर्ड्स इनसाइड। टुवर्ड्स इनसाइड वो प्रोजेक्ट हो रहा होता है कुछ इस तरह से। एक बार हम इसका डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा 3-4 न्यूक्लियोटाइड का, तो उससे हमें ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। ये एक चेन बना रहे हैं हम, हमने 3 न्यूक्लियोटाइड की एक चेन बना दी। यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस है, मान लो इसको नाम दे देते हैं एडिनाइन। इधर नाइट्रोजनस बेस है थाइमीन, इधर है ग्वानाइन। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस हो गए। ये फॉस्फेट ग्रुप, फ्री फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, और ये बॉन्डिंग फॉर्म में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्म में OH ग्रुप। ये 3 प्राइम एंड हो गया इसका, और ये 5 प्राइम एंड हो गया इसका। ये एक चेन हो गई जिसका अगर हम बात करें 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन इसका ये शो हो रहा है। अब हमें दूसरा चेन बनाना है। अब दूसरा चेन कैसे बनाएंगे? देखो यहाँ पे हम दूसरा चेन बना लेते हैं। ये फॉस्फेट ग्रुप 5 प्राइम इधर है, और ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इस तरह से, और यहाँ पे OH ग्रुप। ये 3 प्राइम ग्रुप और ये 5 प्राइम ग्रुप, मतलब यहाँ पे पोलैरिटी इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस है ये भी अंदर की तरफ आ रहे हैं, इनको ऐसे ही बनाना है। यहाँ पे थाइमीन, यहाँ पे एडिनाइन, यहाँ पे साइटोसिन। अभी बताएंगे नेक्स्ट पॉइंट में क्यों हमने ये स्पेसिफिक नाइट्रोजनस बेस ही रखे। तो ये दोनों चेन्स देखिए एंटी पैरेलल। जो बैकबोन है वो शुगर प्लस फॉस्फेट बना रहा है, और जो नाइट्रोजनस बेस है वो अंदर की तरफ इस तरह से प्रोजेक्ट हो रहे हैं, अंदर की तरफ लगे हुए हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो आता है हमारे पास में नाइट्रोजनस बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लगभग अगर पूरे मॉडल का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो तीसरा पॉइंट है दैट इज नाइट्रोजनस बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन नाइट्रोजनस बेस। जो ये बॉन्डिंग होती है ये बहुत ही स्पेसिफिक टाइप की बॉन्डिंग होती है। ऐसे ही कोई भी नाइट्रोजनस बेस किसी दूसरे के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कर सकता। यहाँ पे एडिनाइन हमेशा किसके साथ बॉन्ड करता है? थाइमीन के साथ। और ग्वानीन जो है वो हमेशा किसके साथ बाइंड करता है? साइटोसिन के साथ में। किसकी मदद से? हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से। अब ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पे हमने 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। तो ऐसा ही होता है, एडिनाइन और थाइमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, और ग्वानीन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। और हमेशा ये स्पेसिफिक बॉन्डिंग ही होती है, एडिनाइन हमेशा थाइमीन के साथ और ग्वानीन हमेशा साइटोसिन के साथ। ये जो रेशियो हमने निकाला है, ये जो बाइंडिंग हमने निकाली है, इस तरफ तक हम कहाँ से पहुँचे हैं? बेस्ड ऑन चारगाफ्स रूल। ये हम चारगाफ रूल के बेसिस पे ही यहाँ पे पहुँचे हैं। चारगाफ रूल के बेसिस पे ही हम यहाँ पे पहुँचे, क्योंकि चारगाफ ने क्या बताया था? एडिनाइन हमेशा थाइमीन और ग्वानीन हमेशा साइटोसिन के बराबर होता है। उन्होंने ये बोला था ना A + G = T + C। अब आप ध्यान से देखो, ये इससे बाइंड करता है, ये इससे बाइंड करता है, तो बराबर तो होंगे ही। तो यहाँ पे हम बाइंडिंग करवा देते हैं। एडिनाइन और थाइमीन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, थाइमीन एडिनाइन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानीन साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए। ये जो बॉन्डिंग है इसकी वजह से DNA के स्ट्रैंड के बीच में कॉम्प्लीमेंटैरिटी प्रॉपर्टी आती है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या प्रॉपर्टी मिलती है? कॉम्प्लीमेंटैरिटी प्रॉपर्टी। कॉम्प्लीमेंटैरिटी प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर आपको एक स्ट्रैंड का न्यूक्लियोटाइड पता है, मान लो अगर आपको एक स्ट्रैंड का पता लग गया ATGC, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो दूसरे का आप अपने आप बता देंगे बेस्ड ऑन रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी। इधर G आएगा, इधर C आएगा, इधर A आएगा, इधर T आएगा, और इधर 3 प्राइम एंड इधर 5 प्राइम एंड। तो आपने दूसरा वाला अपने आप बता दिया
क्योंकि आपको पहला वाला मालूम था। इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंटैरिटी प्रॉपर्टी, कि दोनों स्ट्रैंड जो है वो आपस में कॉम्प्लीमेंटैरिटी हैं। अगर हमें एक की न्यूक्लियोटाइड रेशियो पता है तो दूसरे का हम अपने आप बता देंगे। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी इससे मिलती है इस कॉम्प्लीमेंटैरिटी बेस पेयरिंग की वजह से, यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रैंड। मान लो ये दो डीएनए के स्ट्रैंड है, ये दो डीएनए के स्ट्रैंड, इनके बीच में ओवरऑल लेंथ हमेशा, मतलब इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा यूनिफॉर्म मिलेगा आपको, कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कॉम्प्लीमेंट्री हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगा कि देखो हमारे पास में इधर एक मान लो प्यूरीन है, प्यूरीन का साइज आपको मालूम होगा बड़ा होता है, वो डबल रिंग सिस्टम होता है। इधर मान लो पायरिमिडीन है, पायरिमिडीन का साइज छोटा होता है, वो सिंगल रिंग सिस्टम है। ये प्यूरीन है डबल रिंग सिस्टम बड़े साइज का, ये पायरिमिडीन है छोटे साइज का, ये छोटे साइज का, ये बड़े साइज का, ये छोटे साइज का, ये बड़े साइज का है। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाती है कि जो दूसरा स्ट्रैंड है उस पे हमारे पास में इधर बड़े साइज का प्यूरीन होगा, तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगी, तो जो टोटल लेंथ होती है वो बराबर हो जाती है। अगर इधर डबल रिंग सिस्टम है तो इधर सिंगल रिंग सिस्टम होगा, फिर से लेंथ बराबर हो जाएगी। इधर सिंगल रिंग सिस्टम है तो इधर डबल रिंग सिस्टम होगा, फिर से लेंथ बराबर हो जाएगी। इधर डबल रिंग सिस्टम है तो इधर सिंगल रिंग सिस्टम है, बराबर हो जाएगी। तो अगर एक तरफ डबल रिंग सिस्टम है तो दूसरी तरफ सिंगल रिंग सिस्टम अपने आप आ रहा है, तो इससे जो टोटल लेंथ या फिर डिस्टेंस दो स्ट्रैंड के बीच में आता है वो हमेशा बराबर आता है, बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी बेस पेयरिंग। तो ये भी हमें याद रखना है। अच्छा, अब हमने बताया था कि भाई प्रोकैरियोट्स के अंदर में जीसी रिच डीएनए मिलता है, ये हमने पढ़ाया था, आपको बोला था मॉडल के टाइम पे एक्सप्लेन करेंगे। और यूकैरियोट्स में एटी रिच डीएनए मिलता है। अब आप समझिएगा ये क्यों मिलता है। प्रोकैरियोट्स में जीसी रिच डीएनए होता है क्योंकि जीसी रिच डीएनए हमेशा ज़्यादा स्टेबल होगा। जीसी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो जिस भी डीएनए के अंदर में जीसी बेस पेयर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। और प्रोकैरियोट्स को स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है क्योंकि प्रोकैरियोट्स का डीएनए किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता, नेकेड होता है, तो ये डायरेक्टली डिस्टर्ब हो सकता है सेल में कोई भी डिस्टर्बेंस होने से। तो इसीलिए इसका डीएनए जो है वो जीसी रिच होता है। हमारा जो डीएनए होता है वो किसमें होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। तो हमारा डीएनए तो प्रोटेक्टेड होता है, तो उसको जीसी रिच होने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोटेक्शन मिल रही होती है। इसीलिए यूकैरियोट्स में एटी रिच डीएनए होता है और प्रोकैरियोट्स में जीसी रिच डीएनए होता है। तो ये बात हो गई किस तरह से ये बॉन्डिंग करते हैं दो स्ट्रैंड आपस में। अब हम बात करते हैं दोनों स्ट्रैंड डबल हेलिक्स नेचर कैसे शो करते हैं। अब हमारा मेन जो स्ट्रक्चर मॉडल का नाम भी है डबल हेलिकल मॉडल। जो दोनों स्ट्रैंड हैं वो एक राइट हैंडेड हेलिक्स की फॉर्म में कॉइल्ड रहती हैं। बोथ स्ट्रैंड्स या फिर जो दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स हैं आर कॉइल्ड टुगेदर इन अ राइट हैंडेड फैशन। राइट हैंडेड हेलिक्स की फॉर्म में वो फोल्डेड रहते हैं, कॉइल्ड रहते हैं, कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से, ठीक है। और दूसरा वाला स्ट्रैंड ये, ठीक। अच्छा, बच्चे जनरली इसको गलती करके कैसे बनाते हैं? ऐसे। आपको ऐसा नहीं बनाना है। ये बेसिकली दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो एक साथ कॉइल हो रही है और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो दोनों स्ट्रैंड एक साथ कॉइल होते हैं, ऐसे नहीं एक दूसरे के ऊपर कॉइल नहीं होते, ये दोनों साथ में एक साथ कॉइल होते हैं, इसीलिए इसको हमें इसी फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया राइट हैंडेड डबल हेलिकल कॉइल। अब इस हेलिक्स के कुछ डायमेंशन होते हैं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, इस हेलिक्स के बारे में हमें चीजें पढ़नी है। पहला तो ये राइट हैंडेड फॉर्म में कॉइल्ड है। अगर हम यहाँ पे एक कंप्लीट हेलिक्स की बात करें, भाई अगर हम एक कंप्लीट हेलिक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा, जहाँ से स्टार्ट किया था उसी टाइप का अगर स्ट्रक्चर वापस मिल जाएगा तो एक कंप्लीट हेलिक्स हो जाएगा। तो ये 1 टर्न को रिप्रेजेंट करता है,
एक हेलिक्स जो है, वन हेलिक्स की अगर हम बात करें तो वो एक कंप्लीट टर्न की रिप्रेजेंट करता है। और एक टर्न में कितना डिग्री रोटेट करता है? 360 डिग्रीज वो रोटेट करता है। ठीक है। अच्छा, इस हेलिक्स की जो लेंथ होती है, मान लो इसकी कितनी भी लेंथ है, उस लेंथ को हम बुलाते हैं पिच। जो हेलिक्स की टोटल लेंथ होती है, एक टर्न की टोटल लेंथ होती है, उसको बोलते हैं पिच। और ये कितना होता है पिच? 3.4 नैनोमीटर्स। जो पिच होता है वो कितना होता है? 3.4 नैनोमीटर्स। इस पिच के अंदर में टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर जो होते हैं वो 10 बेस पेयर होते हैं। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें, एडिनाइन है, थाइमीन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, थाइमीन है, एडिनाइन है, एडिनाइन है, थाइमीन है, तो अभी बेस पेयर कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ग्वानिन है, साइटोसिन है 6, ग्वानिन है, साइटोसिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, थाइमीन है, एडिनाइन है, थाइमीन है, एडिनाइन है। तो इस तरह से टोटल बेस पेयर कितने हो जाते हैं बेटा? 10 बेस पेयर, और उसमें 20 न्यूक्लियोटाइड है ना, क्योंकि हर एक बेस पेयर 2 न्यूक्लियोटाइड का पेयर को हम एक बेस पेयर बोल रहे हैं, इसको एक बेस पेयर बोल रहे हैं। ठीक है, 10 बेस पेयर होते हैं। अगर टोटल 10 बेस पेयर हैं और जो पिच है, लेंथ है टोटल एक टर्न की वो 3.4 नैनोमीटर है, तो 2 बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा? इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज 0.34 नैनोमीटर बिटवीन 2 बेस पेयर। जो 2 एडजेसेंट बेस पेयर है, ऊपर नीचे लोकेटेड है, उनके बीच में डिस्टेंस कितना होता है? 0.34 नैनोमीटर। अच्छा, इस हेलिक्स का डायामीटर, भाई ये जो हेलिक्स है इसका खुद का भी तो डायामीटर होगा ना, इसका खुद का भी तो डिस्टेंस होगा, ये होगा 2 नैनोमीटर। ये जो डायामीटर होता है हेलिक्स का वो कितना होगा? 2 नैनोमीटर। 2 नैनोमीटर का ये डायामीटर हमें टोटल दिखाई पड़ेगा। तो ये हो गया हेलिक्स का डायमेंशन। भाई हेलिक्स किस तरह का दिखाई देता है, उसका क्या डायमेंशन होता है, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे समझ ली। तो ये हो गया हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर। अब क्योंकि एक हेलिक्स के अंदर में टोटल टर्न कितना हो रहा है? 360 डिग्री, और एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर हैं? 10 बेस पेयर। तो अगर हम एक बेस पेयर का टर्न देखें तो वो 336 डिग्रीज का टर्न यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। राइट हैंडेड फॉर्म में 36 डिग्री वो एक बेस पेयर से टर्न होगा। तो इस तरह से जब हम टोटल 10 बेस पेयर जाएंगे तो वो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री टर्न हो जाएगा। तो इस तरह से ये डीएनए स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अब इस हेलिक्स स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी कहाँ से मिलती है? भाई ये जो हेलिक्स है हमारा डबल हेलिकल मॉडल, इसको स्टेबिलिटी कहाँ से मिलती है? इसको स्टेबिलिटी 2 जगह से मिलती है। इस हेलिक्स को जो स्टेबिलिटी है वो 2 जगह से मिलती है। पहला तो आपको पता ही होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाइट्रोजनस बेस 2 चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और उन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से वो काफ़ी स्टेबल फॉर्म में हमें दिखाई पड़ता है। स्टेबल बॉन्डिंग के अलावा एक और चीज़ होती है, बेस पेयरिंग स्टैक या बेस पेयर स्टैकिंग। बेस पेयर एक दूसरे के ऊपर में जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर में चिपके फॉर्म में लोकेटेड रहते हैं, कुछ इस तरह से। जो बेस पेयर होते हैं ना वो प्लेनर मॉलिक्यूल होते हैं। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो प्लेनर होते हैं, एकदम रोटी की तरह चिपके हुए, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखे रहते हैं। इसके ऊपर ये जैसे कॉपी, मान लो एक कॉपी के ऊपर दूसरी कॉपी होगी, मान लो एक कॉपी है, इसके ऊपर दूसरी कॉपी है, इसके नीचे तीसरी कॉपी है, इसके नीचे एक और कॉपी है। तो ऐसा ही स्टैकिंग सेम बेस पेयर में मिलता है। ये इसके ऊपर एकदम प्लेनर फॉर्म में, ये इसके ऊपर एकदम प्लेनर फॉर्म में, ये इसके ऊपर में एकदम प्लेनर फॉर्म में स्टैक रहती है, और इस स्टैकिंग की वजह से भी हमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दिखाई पड़ती है डीएनए स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास में टोटल डीएनए मॉडल हो गया, डबल हेलिकल डीएनए मॉडल। इस डीएनए मॉडल को एक और नाम दिया जाता है बीडीएनए मॉडल। बीडीएनए मॉडल। हमारे पास में डीएनए के लिए दर्जन भर या 12 से भी ज़्यादा मॉडल है, ए बी सी डी ई सारे हैं, लेकिन जो सबसे फेमस है वाटसन एंड क्रिक का, उसको बोलते हैं बी मॉडल ऑफ डीएनए। तो बस आपको ये याद रखना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। डीएनए स्ट्रक्चर के ऊपर में किस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो समझ लेते हैं। पहले जो क्वेश्चन आते हैं वो ना न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेस्ड ऑन चारगाफ रूल। चारगाफ रूल पे ही बेस्ड होते हैं, या फिर उससे आसपास मिलते जुलते रूल पर बेस्ड होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड कैलकुलेट करना होता है, इन सब पे ये रेशो आता है।
मान लो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि हमारे पास में एक 20 बेस पेयर का डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। कितने बेस पेयर का? 20 बेस पेयर का। इस 20 बेस पेयर में से 20% एडिनाइन है या फिर ए न्यूक्लियोटाइड है। 20% क्या है? एडिनाइन। तो आपको यहाँ पे इसमें टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कैलकुलेट करना है। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, सिंपल। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। टोटल बेस पेयर कितने? 20 बेस पेयर। तो न्यूक्लियोटाइड कितने हो जाएंगे? 40 न्यूक्लियोटाइड। भाई अगर 20 बेस पेयर हैं और एक जोड़ा न्यूक्लियोटाइड एक बेस पेयर बनाता है तो टोटल न्यूक्लियोटाइड 40 न्यूक्लियोटाइड। इसमें से हमारे पास में 20% क्या है? 20% है एडिनाइन। आपको ये भी मालूम होगा कि एडिनाइन और थाइमीन का नंबर बराबर होता है क्योंकि एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड करके जुड़े हुए रहते हैं। तो अगर एडिनाइन 20% है तो थाइमीन भी 20% होगा, बिल्कुल। अच्छा, अगर थाइमीन 20% है तो ग्वानिन और साइटोसिन जो कि बराबर बराबर होते हैं वो कितने होंगे? बचा कितना? 20 20 40, बचा 60। 60 का आधा कर दो तो 30। ये भी 30% और ये भी 30%। ठीक है, ये भी सब कुछ परसेंटेज में आ रहा है, लेकिन हमें तो बेस पेयर नंबर में दिया हुआ है और न्यूक्लियोटाइड भी नंबर में दिया हुआ है। अब न्यूक्लियोटाइड से हमें इसको कन्वर्ट करना है। 40 का 20% कैसे निकालते बेटा? 20 डिवाइडेड बाय 100। तो आप डायरेक्टली इसको और ये 8 आ जाएगा। फिर से यही 40 का 20%, तो यहाँ पे तो हमें डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया 8। अच्छा, 40 का 30%, फिर से यही करना है हमें। 100 डिवाइडेड 12, ये भी सेम 12। तो नंबर कितना आ गया? ये 8, ये 8, ये 12, ये 12। लेकिन क्वेश्चन में हमको नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स नहीं पूछा है, हमें तो टोटल क्या पूछा है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन द डीएनए। अब हाइड्रोजन बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें 80 बेस पेयर निकालना पड़ेगा और जीसी बेस पेयर निकालना पड़ेगा और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से क्योंकि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, और इसको 3 से क्योंकि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। अच्छा, 8 एडिनाइन है, 8 थाइमीन है, तो इनके बीच में बेस पेयर कितना बनेगा? 8 ही बनेगा। दोनों 8 8 है, तो ये 12 12 है, तो बेस पेयर कितना बनेगा? 12। जब मल्टीप्लाई करोगे तो 16 और मल्टीप्लाई करोगे तो 36। जब प्लस करोगे आप यहाँ से डायरेक्टली तो 6 6 12, 4 और 5, 52 हाइड्रोजन बॉन्ड इस डीएनए चेन में, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में प्रेजेंट दिखाई देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड कैलकुलेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें अलग अलग तरह के आते हैं। एक और क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं, अब की बार हल्का सा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। मान लो हमारे पास में एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जिसके अंदर में ग्वानिन का परसेंटेज है 30%। ग्वानिन का परसेंटेज कितना है? 30%। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास में है, इस डीएनए के अंदर में एडिनाइन का आपको नंबर दिया हुआ है। एडिनाइन का आपको नंबर दिया हुआ है 100। ठीक है, एडिनाइन कितने? 100 न्यूक्लियोटाइड्स। अब आपको इस डीएनए के अंदर में टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड कैलकुलेट करना है। ये काफ़ी मुश्किल टाइप का क्वेश्चन होता है। अगर आप ये कर लेंगे तो आपको चारगास रूल बिल्कुल क्लियर हो चुका है। मतलब अब यहाँ पे समझिएगा, हमें दिया क्या हुआ है? हमें पहले तो टोटल न्यूक्लियोटाइड निकालना है। भाई कभी भी अगर हमें इस तरह का क्वेश्चन है तो हमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स निकालना है। फिर उसके बाद में एडिनाइन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन का अपना इंडिविजुअल नंबर निकालना पड़ेगा। एक बार ये दोनों रेशोज आप निकाल दोगे फिर आराम से चीज़ें बन जाएंगी। लेकिन टोटल नंबर तो कहीं दिया नहीं है, हमें तो दिया है कि ग्वानिन क्या है? 30% और एडिनाइन का नंबर दिया है 100। अच्छा, एक चीज़ बताना, अगर ग्वानिन 30% है तो साइटोसिन 30%। अच्छा, ये दोनों 30% है, मतलब मिला करके 60% हो गया। तो बचा कितना? 40%। अगर 40% बचा हुआ है तो एडिनाइन थाइमीन बराबर बराबर 40 का आधा 20%, 20% यही रहेगा। सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, 20% टोटल का एडिनाइन है और नंबर में कितना है? ये 100। मतलब टोटल का 20% कितना वैल्यू है? 100। तो अगर हम टोटल ले लें और टोटल का 20% का मतलब 100 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 100। ये इधर चला जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 20। ये गया इससे, ये गया इससे, और बच गया टोटल कितना? 500 न्यूक्लियोटाइड्स।
तो हमारे पास में सबसे पहले हमें टोटल निकालना होता है, कहीं से भी हमें पहले टोटल पता चल जाए, और टोटल पता लगते ही आपके बारे में सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। अगर 500 टोटल है और एडिनाइन कितना है 100, तो थाइमीन कितना होगा 100, भाई बराबर होते हैं। अगर ये दोनों 100 हैं जो कि 200 हो गया, तो बचा कितना 300। अब ग्वानिन और साइटोसिन बराबर बराबर, 300 का आधा 150 और 300 का आधा 150, ये निकाल लिया आपने। अच्छा, अब हमें ये नहीं कैलकुलेट करना, हमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड कैलकुलेट करना है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या करेंगे, AT बेस पेयर, भाई A और T का बेस पेयर कितना बनेगा 100 बनेगा, दोनों 100 है तो 100 ही बनेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ग्वानिन साइटोसिन कितने बनेंगे 150 बेस पेयर बनेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 450 आ जाएगा, ये 200 आ जाएगा, दोनों को प्लस करके हमारे पास में 650 हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएंगे। तो दोनों को प्लस करके कितने हाइड्रोजन बॉन्ड आएंगे 650 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट टाइप का 4 ग्राफ रूल और डबल स्टैंडर्ड DNA मॉडल के ऊपर में मिला करके क्वेश्चन बनता है। अब हम प्योर एक डबल हेलिकल मॉडल पे समझ लेते हैं, एक क्वेश्चन हम लेते हैं जो कि डबल हेलिकल मॉडल से ही सॉल्व होगा पूरा का पूरा। तो ये भी एक क्वेश्चन है, मान लो हमारे पास में एक डबल स्ट्रैंडेड DNA है और उसके पास में 200 बेस पेयर प्रेजेंट है, टोटल न्यूक्लियोटाइड या फिर बेस पेयर कितने हैं 200। तो इस कंडीशन में हमें कैलकुलेट करना है गिवन नंबर, हमें बहुत सारे वैल्यूज दिए हुए हैं, इनके नंबर को कैलकुलेट करना है। पहला नंबर कैलकुलेट करना है N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का, इसमें टोटल नंबर ऑफ N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितने होंगे। दूसरा नंबर हमें कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ DNA सेगमेंट, टोटल इसकी लेंथ कितनी होगी, इस DNA की जिसकी हम बात कर रहे हैं इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी। तीसरा हमें बात करना है नंबर ऑफ हेलिक्स, टोटल हेलिक्स या फिर टोटल टर्न जो हम बोलते हैं वो इसमें कितने टोटल हेलिक्स प्रेजेंट होंगे। फिर टोटल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, टोटल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये सब हमें एक एक करके कैलकुलेट करने, इसी तरह से नंबर हमें यहाँ पे देना है। देखो सॉल्व करते हैं, कितने बेस पेयर हैं 200 बेस पेयर है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो 200 बेस पेयर है, कोई भी, पहले तो हम एक जर्नल फिर से वापस से रिकॉल कर लेते हैं, वैसे आपको याद ही होगा अभी पढ़ा है, लेकिन फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड होती है, ये एक स्ट्रैंड है दूसरा स्ट्रैंड है, इनके बीच में 2 बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस होता है 0.34 नैनोमीटर। अच्छा, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके बीच में होता है, शुगर और नाइट्रोजनस बेस, जो शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में बॉन्ड होता है इसको बोलते हैं N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और हर शुगर के पास में एक एक नाइट्रोजनस बेस तो जुड़ा ही रहता है, मतलब एक एक N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो मिलेगा ही। तो जितने न्यूक्लियोटाइड हैं उतने ही N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपको मिलेंगे। तो क्या 200 मिलेंगे, नहीं, 200 बेस पेयर है बेटा। अगर 200 बेस पेयर हैं तो आपको पहले इसको न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं 400 न्यूक्लियोटाइड्स। इन 400 न्यूक्लियोटाइड में कितने N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होंगे 400 N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नंबर आपको 400 मिलेगा। तो पहले आपको बेस पेयर से न्यूक्लियोटाइड में नंबर में कन्वर्ट करना रहता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपको पता होगा, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टोटल लेंथ ऑफ DNA सेगमेंट। अच्छा, लेंथ ऑफ DNA सेगमेंट में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बेस पेयर को ही यूज करना है, क्योंकि बेस पेयर के बीच में लेंथ होती है, ऐसे डिस्टेंस ऐसे लेंथ होती है, और हर बेस पेयर के बीच में कितना लेंथ होता है 0.34 नैनोमीटर लेंथ यहाँ पे प्रेजेंट होता है। टोटल बेस पेयर कितने हैं 200 बेस पेयर, और टोटल उनके बीच में हर बेस पेयर के बीच में लेंथ कितनी होती है 0.34 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर। तो जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 68 नैनोमीटर। मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा बेटा 68 नैनोमीटर। तो ये हो गया इसका लेंथ। अब तीसरा बात करते हैं नंबर ऑफ हेलिक्स या फिर नंबर ऑफ टर्न्स। टोटल टर्न्स कितने होंगे इसमें। देखो एक टर्न का वैल्यू कितना होता है या फिर एक हेलिक्स का वैल्यू कितना होता है। एक हेलिक्स हमारे पास में 10 बेस पेयर से मिलकर के बना होता है। अगर एक हेलिक्स 10 बेस पेयर से मिलकर के बना है तो टोटल 200 बेस पेयर के अंदर कितने हेलिक्स होंगे, 200 को डिवाइड कर देंगे 10 बेस पेयर से, तो ये डिवाइड करके आएगा हमारे पास 20 हेलिक्स या फिर
20 टर्न, तो हमारा टोटल टर्न या फिर हेलिक्स कितना आएगा 20 टर्न। एक चौथा क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट है हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे निकालोगे, देखो दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ने के लिए दो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने के लिए कितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड चाहिए, एक को दो, तीन को जोड़ने के लिए कितने चाहिए, दो, 1 + 1 2, चार को जोड़ने के लिए कितने चाहिए, 3। मतलब जितने न्यूक्लियोटाइड है उससे एक कम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड चाहिए होता है। एक चेन की बात कर रहे हैं हम, तो n-1 इस वाली चेन के लिए होगा और दूसरी चेन के लिए भी सेम हमारा n-1 होगा। तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 2n-2। जितना भी आपको टोटल लेंथ दिया हुआ है, न्यूक्लियोटाइड्स दिया हुआ है ना, तो कितने हो जाएंगे उसमें हमारे 2n-2। अब हमें तो टोटल बेस पेयर की फॉर्म में ही दिया है, न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में दिया है, तो वो समझ लो। हमें टोटल 400 दिया हुआ है, मतलब 200 इसमें 200 इसमें, तो इसमें कितना होगा, या तो आप 400 में से डायरेक्टली 2 माइनस कर दो तो 398 वैसे भी आ जाएगा, नहीं तो फिर आप ऐसे कर सकते हो 200 में से एक कम तो 199 इधर होगा, 199 इधर होगा और दोनों को प्लस करके 398 आपको मिल जाएगा। तो दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो, ये वाला ज़्यादा ईजी होता है। आपको खाली एक माइनस करना है दोनों चेन में से, तो टोटल नाइट्रोजनस बेस और एक इधर माइनस कर दो और एक इधर माइनस कर दो, तो हमारे पास में टोटल वैल्यू आ जाती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसी में ऐड कर लो, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। मैं बोल रहा हूँ एक और क्वेश्चन इसी में ऐड कर लो, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। टोटल फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड कितने होंगे। अब ये फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड क्या होता है, देखो जब भी हम कोई न्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं, इस तरह से न्यूक्लियोटाइड चेन इस तरह से बनाते हैं, तो फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड लास्ट वाला जो फ्री फॉस्फेट है उसको बोलते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। बाकी सारे जो होते हैं वो फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। ये सारे क्या होते हैं, फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड। अच्छा, एक कंप्लीट चेन में कितने फॉस्फोईस्टर बॉन्ड होते हैं, कितनी भी बड़ी चेन हो फॉस्फोईस्टर बॉन्ड एक ही होगा, क्योंकि फ्री फॉस्फेट में ही बनता है। जो भी फ्री फॉस्फेट होता है बस वहीं पे आपको फॉस्फोईस्टर बॉन्ड दिखाई देगा, बाकी सब जगह फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड दिखाई देगा। कितनी भी बड़ी चेन हो, अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की चेन है तो एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इधर मिलेगा 5 प्राइम एंड पे, और दूसरा फॉस्फोईस्टर बॉन्ड आपको इधर मिलेगा इधर वाले 5 प्राइम एंड पे। तो हमेशा कितना भी बड़ा लीनियर डीएनए हो, 2 ही फॉस्फोईस्टर बॉन्ड मिलता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 2। इसको यहीं पे लिख देते हैं, हमने अलग से क्वेश्चन लिया था 2 डीएनए। ये लीनियर डीएनए की बात हो रही थी। अभी तक हमने जितना भी डीएनए पढ़ा है वो लीनियर डीएनए पढ़ा है ऐसा, पर एक और तरह का डीएनए होता है जिसको बोलते हैं सर्कुलर डीएनए, जो बैक्टीरिया में पाया जाता है और भी कई जगहों पे पाया जाता है, जिसको बोलते हैं सर्कुलर डीएनए। अच्छा, कुछ कैलकुलेशन सर्कुलर डीएनए की चेंज हो जाती है, सर्कुलर डीएनए की कुछ कैलकुलेशन चेंज हो जाती है, उसको अब हम चेंज समझ। अब सर्कुलर डीएनए पे एक क्वेश्चन हम यहाँ पर समझने वाले। पहले बात करते हैं सर्कुलर डीएनए मिलते किन के अंदर है। पहले तो प्रोकैरियोटिक डीएनए, जो प्रोकैरियोट का जीनोमिक डीएनए होता है वही सर्कुलर डीएनए होता है। प्रोकैरियोट्स के पास में प्लाज्मिड डीएनए होता है, वो भी सर्कुलर डीएनए की फॉर्म में होता है। इसके पास में हमारा साइटोप्लाज्मिक डीएनए, यूकैरियोट्स के अंदर में जितना भी साइटोप्लाज्मिक डीएनए होता है, साइटोप्लाज्मिक डीएनए हमें माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है और क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। तो ये वाला डीएनए भी कैसा होता है, सर्कुलर। अगर सर्कुलर डीएनए पे क्वेश्चन आएगा तो आएगा कैसे, देखो फिर से वही क्वेश्चन तो सेम ही रहता है। वो बोलेगा आपसे कि एक प्लाज्मिड डीएनए है, उसने डायरेक्टली यहाँ पे सर्कुलर डीएनए ना बोल करके प्लाज्मिड डीएनए बोला। उसने बोला उसके पास में 500 बेस पेयर है। उस टाइम पे आपको कैलकुलेट करना है, कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी है, जैसे कि नंबर ऑफ एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, टोटल एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितने होंगे। दूसरा आपको कैलकुलेट करना है फॉस्फो डाईस्टर बॉन्ड, टोटल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने होंगे। और तीसरा आपको कैलकुलेट करना है टोटल
फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो तीनों आपको कैलकुलेट करना है, ये भी कैलकुलेट करना है, ये भी और ये भी। अब देखो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। टोटल बेस पेयर कितने, 500। तो पहले तो इसको न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करो, क्योंकि एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नंबर हमेशा न्यूक्लियोटाइड के नंबर के बराबर आता है। 500 बेस पेयर का मतलब हो गया 1000 न्यूक्लियोटाइड्स। तो 1000 न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो 1000 ही एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी मिलेंगे, ये तो बराबर आ गए। अच्छा दूसरा चलते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में थोड़ा सा यूनिक हो जाएगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे भाई, 1000 में से 2 माइनस कर रहे थे, पर ये लीनियर डीएनए के लिए ठीक था, सर्कुलर के लिए नहीं। सर्कुलर में क्या होता है कि आपका जो लास्ट के 2 फॉस्फेट ग्रुप फ्री थे वो भी आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे अगर मान लो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, अगर इनको लीनियरली जोड़ना होता तो कितने बॉन्ड लगते, 1। अगर 3 होते, इनको लीनियरली जोड़ना होता तो 3। पर मान लो अगर इनको सर्कुलरली जोड़ना होता तो एक और एडिशनल जोड़ना पड़ता, 1 2 3। तो लीनियर में तो हमें 1 कम लग रहा था, लेकिन सर्कुलर बनाते टाइम वो पूरा हो गया। जैसे 4 को लेके समझो, 1 2 3 4। अगर लीनियर होता तो 3 लग रहा था, 1 कम, लेकिन बराबर होने पे 4 बराबर हो जाएगा, तो वापस से n के बराबर ही आ जाएगा। तो जब भी हमारा सर्कुलर बनता है तो इस 2 को माइनस नहीं किया जाता, क्योंकि ये दोनों भी बॉन्ड बना देंगे। ये वाला इसके साथ बॉन्ड बना देगा और ये वाला इसके साथ। तो यहाँ पे जो -2 किया जा रहा था, एक इससे माइनस एक इससे माइनस, वो माइनस अब नहीं करना पड़ेगा। तो टोटल फॉस्फोईस्टर डाइस्टर बॉन्ड कितना हो जाएगा, 1000। यहाँ पे 1000 ही 1000 फॉस्फेट डाइस्टर बॉन्ड ही निकल करके आएगा। अच्छा लास्ट है फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। फॉस्फोईस्टर बॉन्ड वहाँ पे दिखाई पड़ता है जहाँ पे एक फ्री फॉस्फेट ग्रुप है। क्या यहाँ पे कहीं फ्री फॉस्फेट ग्रुप आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो फ्री फॉस्फेट ग्रुप है वो घूम करके बॉन्ड बना दे रहे हैं। तो जब फ्री फॉस्फेट ग्रुप है ही नहीं तो फॉस्फोईस्टर बॉन्ड सर्कुलर वाले में 0 मिलता है। तो ये 0, ये n के बराबर जितने नाइट्रोजनस बेस हैं और ये भी n के बराबर जितने नाइट्रोजनस बेस हैं, ये सर्कुलर डीएनए का केस हो जाता है। तो इसको भी हमें याद करके चलना है।